सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः जो कि आपके लिए नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आप देख सकते हैं कि आज मैं छंद पर चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मुझे कमेंट करके या ऐसे बताएं कि मैम छंद पे थोड़ा वीडियो प्रोवाइड कराइए। तो आज मैं व्याकरण में छंद पर लेके आई हूँ। छंद के मुख्य मुख्य बातों की मैं चर्चा करूँगी। बहुत डीप अध्ययन करने के लिए आपको समय नहीं है। मैं उसके जो मेन चीज़ है मैं उसके बारे में चर्चा करूँगी। और एलटी ग्रेड में मुख्यतः जो छंद पढ़ना है उस पर मैं विशेष फोकस करूँगी, ताकि एलटी ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा लाभ मिले। और बाकी अन्य तैयारी वाले टीजीटी पीजीटी वाले भी इस वीडियो के लिए लाभदायक है ये वीडियो। तो हम सर्वप्रथम बताते हैं कि इसमें छंद जो छंद है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख अब तक मैं जहाँ तक प्रिपरेशन की हूँ, पिंगल शास्त्र किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया गया था, तो ये पूछा जा चुका, इसलिए मैं थोड़ी सी उसकी भूमिका पर भी चर्चा करना चाहूंगी कि छंद के जो छंद है उसका सर्वप्रथम उल्लेख मुझे कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और इसके प्रेरणा अर्थात इसके प्रेरणा को मतलब मैं कह सकते हैं कि जनक एक तरह से वो कौन थे, पिंगल मुनि थे। कौन थे, पिंगल मुनि। इसकी प्रेरणा पिंगल मुनि थे, उन्हीं के प्रेरणा से छंद जो कि आपके पास आता है। और छंद सूत्र, पिंगल शास्त्र, पिंगल सूत्र, इन भी नामों से जाना जाता है। यदि ऑप्शन में आ जाए कि छंद सूत्र या छंद को किन किन नामों से नहीं जाना जाता है, तो एक ऑप्शन अलग दे देगा। तो छंद सूत्र, पिंगल शास्त्र, पिंगल सूत्र भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसके प्रेरणा पिंगल मुनि थे तो उन्हीं के नाम से पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है और पिंगल सूत्र। और छंद है तो इसलिए इसका छंद सूत्र। ये कॉमन सी बात है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी जो छोटी छोटी बातें होती हैं और मैं उस जल्दबाजी में हम उससे गलती कर बैठते हैं। अब उसके बाद छंद के अंग आपके सिलेबस में, जब यदि आप छंद पढ़ें तो उसके अंग के बारे में भी जानना आवश्यक है। प्रश्न बनाने के ऊपर निर्भर करता है। इसमें क्या पहला है, चरण या पाद या पद। कोई भी छंद रहेगा उसमें एक ऐसे चरण है, या तो 2 चरण होगा, 4 चरण होगा, ऐसे ऐसे चरण होंगे। तो ये प्रथम चरण बोला जाएगा, ये द्वितीय बोला जाएगा, और ये तृतीय बोला जाएगा, ये चतुर्थ बोला जाएगा। ये बेसिक चीज है, आप जानते रहिए। तो छंद में चरण, पाद या पद, ये तीनों एक ही नाम है। इसको हम चरण भी बोल सकते हैं, पाद भी और पद भी। उसके बाद उसमें वर्ण या मात्रा, जैसे हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो हम मात्रा की गणना करते हैं, और वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो हम वर्णों की गणना करते हैं। तो इसलिए किसी भी छंद में आपको वर्ण भी मिल सकता है और मात्रा भी, ये चीज ध्यान देंगे। फिर उसमें एक संख्या और क्रम होता है, मतलब एक निश्चित होता है, जैसे यहाँ 13 है तो यहाँ 13 ही रहेगा। एक संख्या और एक निश्चित क्रम होता है। फिर गढ़ एक सूत्र है, यह माता राजभंश सलगा, आप लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे। तो जो गढ़ होता है वो 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। गढ़ पूछ सकता है, गढ़ किसे कहते हैं, तो 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। अभी मैं यह माता राजभंश सलगा जो सूत्र है उसके बारे में चर्चा भी करूंगी। और किसी भी छंद में गति पाया जाता है। गति मतलब एक प्रवाह, जो पढ़ने की प्रवाह होती है उसमें गति होना चाहिए। यति मैंने ठहराव, जैसे कॉमा के बाद हम जब थोड़ा सा रोकते हैं इसको ठहराव, गति हो गया, फिर यति हो गया। और तुक क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे सागर हो गया, यहाँ पे गागर हो गया, तो ये रा और रा, ये जो आपके इसको तुक बोलते हैं। तो एक छंद में चरण, पाद, पद होगा, वर्ण मात्रा हो गया, संख्या और क्रम होगा, गढ़ होगा, 3 वर्णों का समूह होगा, गति होगा, यति होगा, ठहरा होगा, ये तुक होगा। इस चीज पर विशेष फोकस करेंगे, आप इस पर ध्यान देंगे कि ये पाया जाता है। किसी भी छंद में इतने चीजों की चर्चा अवश्य होती है। अब हम छंद पे आएंगे, हम मात्रा पे कैसे विचार करते हैं। बहुत से लोग छंद पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं पेज वाइज करते जा रही हूँ। ये प्रथम पेज है। अब हम, आप इसको नोट कर लेंगे। थोड़ा स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी वीडियो, ये फुल एक वीडियो में छंद समाप्त हो जाए। अब हम मात्रा पे विचार बताएंगे, कैसे हम मात्रा, किस पे हम लघु देते हैं, किस पे हम गुरु देते हैं। पहले हम लघु मात्रा की चर्चा करेंगे। ये पेज नंबर 2 हो गया। लघु मात्रा किस पे होता है, ठीक है। जितने हमारे हर्ष स्वर होते हैं, हर्ष स्वर, उस पे लघु होता है। अब हर्ष स्वर में क्या क्या आता है, अ, ई, उ, री। लघु मात्रा का जो चिन्ह होता है एक पाही होता है।
तो जितने हरस स्वर होते हैं उस पे लघु होता है। और उसके बाद सभी चंद्र बिंदु वाले जो होते हैं, सभी चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं, वाले वर्ण, ठीक है, यदि उस पर कोई मात्रा नहीं रहेगा तब ये हमारे लघु में आएंगे। और उसके बाद अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण भी होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण, ठीक है, जैसे ये चा पे कोई मात्रा नहीं है तो ये लघु होगा, लेकिन इसमें चा पे अगर आ की मात्रा होगा तो वहां गुरु हो जाएगा। ये चीज को ध्यान देंगे। चंद्र बिंदु सिर्फ बिना मात्रा वाले शब्द के साथ रहेगा तब ये लघु होगा। संयुक्त मात्रा वाले वर्ण जैसे आपका ले लीजिए सत्य, त्य, सत्य, त्य, ये आपका संयुक्त है। क, य, क्या, तो ये वर्ण जो होते हैं ये लघु होता है। अगर इसके पूर्ववर्ती कोई शब्द आता है तब ये गुरु होता है। जब हम गुरु पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जितने संयुक्त वाले वर्ण व्यंजन होते हैं वो लघु में आते हैं, इसका नियम होता है। और उसके बाद अर्धचंद्र बिंदु वाले, जैसे ना कॉलेज हम लोग बोलते हैं, अब इसमें मात्रा तो ये गुरु हो जाएगा, इस पे ऐसे नहीं होगा। लेकिन किसी के साथ सिर्फ ऐसे है और उसके साथ कोई मात्रा नहीं होगा तब वो लघु होगा। ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि हम कौन कौन से बता रहे हैं। ये आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा कि आप विचार कर पाएंगे। तो हरस स्वर जो होते हैं उस पे लघु होता है, चंद्रबिंदु वाले जो होते हैं उस पे लघु होते हैं, और संयुक्त व्यंजन वाले जो होते हैं वह उस पे लघु होते हैं, और अर्ध चंद्रबिंदु वाले होते हैं उस पे होते हैं लघु। अब हम गुरु की चर्चा करेंगे, आप इसको नोट करिए। गुरु, गुरु का चिन्ह ये होता है। गुरु में जितने दीर्घ स्वर होते हैं, हरस स्वर आप जान गए, अब दीर्घ स्वर होते हैं सब गुरु होते हैं। दीर्घ स्वर में आपका आ, ई, उ, रेश में हो गया है ए ऐ ओ औ। आपके इस पे क्या होगा, गुरु का चिन्ह होगा, जिस पे भी रहेगा वो गुरु होगा। अब उसके बाद आपके विसर्ग वाले शब्द, वर्ण जिसके साथ होगा उस पे भी गुरु होगा, जैसे प्रातः, अब यहाँ पे गुरु भी होगा, यहाँ भी हो जाएगा। और अनुस्वार वाले भी, वर्ण जैसे गंगा, इस पे गुरु होगा, इस पे गुरु होगा, ये इसको अनुस्वार वाले वर्ण, ये सब भी गुरु होंगे। और उसके बाद हलंत वाले वर्ण के पूर्ण, ऊपर वाले आप लोग नोट कर लिए होंगे। हलंत वाले वर्ण, वर्ण के पूर्व वर्ण पर गुरु, जैसे राजन, ठीक है, यहां हलंत है तो इसके जो वर्ण के पूर्व वाले वर्ण, कहने का मतलब ये गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा, ऐसे होगा। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि जो हलंत वाले वर्ण होते हैं, हलंत वर्ण के पहले वाला जो वर्ण होता है उस पर गुरु होता है, हलंत वर्ण के पूर्व वर्ण पर गुरु। और उसके बाद आप संयुक्त अक्षर, अभी देखिए मैं संयुक्त अक्षर का चर्चा की थी। संयुक्त अक्षर के पूर्व वाले वर्ण गुरु होंगे, जैसे मान लीजिए सत्य और तथ्य ले लीजिए,
सत्य। अब ये त्य, तो इस पे मैंने बताया था कि लघु होगा, लेकिन उसके पूरे यदि वर्ण होता है तो वो गुरु हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान है, संयुक्त वर्ण के पूर्व वाले जो वर्ण होते हैं वो गुरु होते हैं। इसी प्रकार जो है कि आप तथ्य ले लीजिए, ये गुरु हो जाएगा। लघु, यदि कोई संयुक्त वर्ण है, जैसे व्यस्त, व्य शब्द है, अगर इसके वर्ण पूर्व कोई वर्ण नहीं है तो ये लघु होगा, ये आप विशेष ध्यान देंगे। यदि इसके पूर्ववर्ती कोई वर्ण होता है तब आप गुरु करेंगे, और यदि कोई वर्ण उसके पूर्ववर्ती नहीं होता है तो वो लघु ही रहेगा। ये विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि कभी कभी हम एग्जाम में संयुक्त वर्ण पढ़े रहते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं, उसको लघु कर देते हैं। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि संयुक्त वर्ण के पूर्व कोई वर्ण हो तो उसके पूर्व वाला जो वर्ण होता है वो गुरु हो जाता है और वो लघु ही रहेगा। यदि संयुक्त वर्ण के पूर्व कोई भी यदि वर्ण नहीं है तो वो लघु ही रहेगा, वो गुरु नहीं हो सकता है। और एक चीज है, यदि बल ना पड़े, जैसे कन्हैया, यदि संयुक्त वर्ण है, अगर उसके पूर्ववर्ती पे बल नहीं पड़ता है तो भी लघु हो जाता है। ऐसे अपवाद में आता है, ऐसे एग्जाम में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो विवादित क्वेश्चन हो सकते हैं इस प्रकार के, तो आप इसका विषय दें। अब छंद के जो होते हैं, वो जो गढ़ होते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम गढ़ की चर्चा करेंगे। गढ़ क्या है, 3 वर्णों का समूह होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिक। मैं परिभाषा नहीं लिखवा रही हूँ कि बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, और ये इसको त्रिक भी बोलते हैं और गढ़ भी बोलते हैं। और उसके अलावा इसको जो है कि जो इसकी संख्या होती है, जो गढ़ों की संख्या होती है वो 8 होती है। अगर गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और गढ़ों में शब्द कितने होते हैं, वो 10 वर्ण होते हैं। 10 वर्णों से 8 गढ़ बनते हैं। गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8 गढ़। ये ध्यान देंगे आप, गढ़ों की अगर संख्या पूछती है वो 8 गढ़ बनते हैं। अगर पूछेगा गढ़ों में कितने वर्ण होते हैं तो 10 वर्ण होते हैं। तो इसका सूत्र है, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। अब इसको नोट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गढ़ बनेंगे, क्योंकि 3-3 शब्दों के लिए। और ये गढ़ 9 10, तो आपके वर्ण कितने हैं, इसमें 10 वर्ण है, लेकिन गढ़ आपके 3 ही बनेंगे, क्योंकि 3-3 अक्षरों का समूह लेके या माता पहले लेगा, फिर मातारा लेगा, फिर ताराज लेगा, फिर उसके बाद ताराज हो गया, फिर राजभा होगा, फिर जभान होगा, फिर भानस होगा, फिर सलगा होगा। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 नस्ल, अच्छा नस्ल नहीं बताया थे। अब ये 8, अभी हम 8 का नाम लिख के आपको बता रहे हैं। पहले क्या होगा, या माता, फिर क्या होगा, मातारा, ये याद होना चाहिए एकदम। राजभा, फिर राजभा हो गया, जभान, भानस, फिर उसके बाद भानस नस्ल, फिर उसके बाद सलगा नस्ल, कहाँ छूट गया, या माता मातारा, या माता मातारा, मातारा के बाद ताराज होगा, या माता मातारा ताराज, फिर राजभा, फिर राजभा के बाद जभान, फिर जभान के बाद भानस, फिर भानस के बाद सलगा। देखिए अब क्लियर हो गया, 8 गढ़ आपके बन गए। या माता कहने से आपको तुरंत याद आना चाहिए 1 2 2, मातारा 3 3 3। अभी जब आप वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो इसी सूत्र का प्रयोग वर्णिक छंद में होता है।
मात्रिक छंद में इस सूत्र का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वर्णिक छंद में इसी सूत्र पे ही पूरे छंद निर्भर करते हैं। फिर ताराज, फिर राजभा, फिर जभान, फिर भानस, फिर सलगा। अब ये चीज याद होना चाहिए आपको, क्योंकि यदि ये नहीं याद होगा तो फिर आप वर्णिक छंद नहीं पकड़ सकते हैं। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए, ये पेज नंबर 3 है। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम छंद के प्रकार के पे चर्चा करेंगे। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। फिर इसके 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। अब इसको जानते रहिए, क्योंकि सममात्रिक कौन से छंद होते हैं, अर्धसममात्रिक कौन से होते हैं, पूछ सकता है। इसी पर वर्णिक के भी समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक, विषम वर्णिक। ठीक है, ये चीज आप जानते रहिए। अब सममात्रिक की चर्चा हम करेंगे। पहले सममात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं, जैसे आपका रोला हो गया, चौपाई हो गया। जो आपको पढ़ना है वही हम बताएं, रोला, चौपाई, और उसके बाद हरिगीतिका, जो एलटी वाले होंगे उनको यही 3 छंद जो है कि सममात्रिक छंद में पढ़ना है, और बाकी छंद सममात्रिक में नहीं है जो पढ़ने के लिए। बाकी तो बहुत से छंद होते हैं, तोपर होते हैं, सखी होते हैं, और उसके बाद आपके राधिका होते हैं, दिक्पाल होते हैं, रूपमाला होते हैं, गीतिका होते हैं, तांटक होते हैं, आला होते हैं। ये सब सममात्रिक छंद होते हैं। अब हम अर्धसममात्रिक छंद की चर्चा करेंगे। अर्धसममात्रिक छंद कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं। अर्धसममात्रिक में आपके क्या है, वर्वय, दोहा, सोरठा, और उसके बाद उल्लाला। जो पढ़ने हैं वही छंद मैं बता रही हूँ। उल्लाला तो एलटी वालों को नहीं पढ़ना, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। इसमें गीतिका भी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं मेन भेद बता दे रही हूँ। इसमें सखी है, तोमर है, तांटक है, जानते रहिए, दिक्पाल है। ये सब आपके सममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक में यही इंपॉर्टेंट है। विषम में आपके कुंडलियां हैं, और उसके बाद छप्पे है, बस 2 ही है, कुंडलियां है, छप्पे है, कुंडलियां, छप्पे। एलटी वालों को छप्पे पढ़ना है। इसमें उल्लाला छोड़ के वर्वा, दोहा, सोरठा पढ़ना है, और कुंडलियां नहीं पढ़ना है। लेकिन आप जानते रहिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आप सिलेबस मैच कराएंगे तो इतने ही छंद का वर्णन किया गया है। जो जो छंद है उसमें दोहा है, रोला है, सोरठा है, चौपाई, वर्वा है, छप्पा है, हरिगीतिका है, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, वंशज, वसंत चिल्का, कविता, सवैया। इतना एलटी वाले के सिलेबस में है। और उसके बाद अब हम वर्णिक छंदों की चर्चा करेंगे। वर्णिक छंद में कौन कौन से छंद आपको पढ़ने हैं। अब वर्डिंग में पहले हम सममात्रिक छंद में आ जाते हैं। सममात्रिक छंद में जो आपको पढ़ना है वो है आपके वंशस्थ, वसंत तिलका, वंशस्थ, वसंत तिलका, वंशस्थ, वसंत तिलका, और पढ़ना है आपको इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा। ये सब सममात्रिक वर्णिक, सब समवर्णिक छंद है। सममात्रिक नहीं, समवर्णिक छंद है। और क्या पढ़ना है आपको, इंद्रवज्जा, उपेंद्र, वसंत तिलका। ये इतने आपके वर्णिक छंद में समवर्णिक छंद होंगे। और उसके बाद आपको पढ़ना है
इसके अलावा आपको 2 छंद और पढ़ने हैं, वो है आपके कवित और सवैया। कवित और सवैया जो आपके सिलेबस में कवित और सवैया, ये सब वर्णिक छंद के अंतर्गत ही आएंगे। सब वर्णिक छंद में कवित और सवैया, आप इसको नोट कर लेंगे। ये जो सम नोट कर लेंगे, जो सम वर्णिक होते हैं इसमें और 3 भेद और होते हैं। एक जात वृत्त होता है, एक जात वृत्त होता है, और उसके अलावा वर्णिक और दंडक। जात वृत्त, वर्णिक, दंडक, तो ये कवि सवैया उसी के भेद है, समवर्णिक के ही भेद है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम आगे इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो रोला, चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका और की चर्चा करेंगे अब हम मात्रिक छंद में। सम में सममात्रिक, रोला, चौपाई, हरिगीतिका। यदि कोई छंद छूट जाता है आपकी अल्टी में जो सिलेबस में है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस पर आपका डिटेल दे दूंगी किस पे आपको क्या पढ़ना है। अभी तो मेरे हिसाब से मैंने सिलेबस जो नोट किया है उसमें यही छंद है कि छंद, दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, वर्व, छप्पा, हरिगीतिका, इंद्रवज्जा, उपेंद्रजा, वसंत तिलका, कवित सवैया, सभी छंद के लक्षण एवं उदाहरण देने हैं। तो आपके अल्टीग्रेड के सिलेबस में इतना ही है, जितना मैं बता रही हूँ उतना ही है, तो इस पर आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस होता है लगभग वही टच करता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो जो पढ़िए उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। तो रोला में क्या होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, ध्यान देंगे 4 चरण होते हैं। मुख्य बातें, इसमें भी 4 चरण होते हैं, ठीक है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, 4 चरण, ये चीज ध्यान देंगे। मैं परिभाषा लिखाने की कोशिश नहीं करूंगी, फटाफट बस क्लियर करूंगी। अब देखिए इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो क्या, इसमें 16 मात्रा होता है। प्रत्येक चरण में क्या होता है, 16 मात्रा होता है, ये चीज ध्यान दें, 16 मात्रा होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और पदांत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता है, पदांत मैंने पद के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, 2 गुरु वर्ण होते हैं। मतलब कहने का मतलब 2 बार ये वाला मात्रा जरूर आएगा पद के अंत में। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलहु लोक उजागर, ठीक है। जब इसकी पूरी पंक्ति हम पढ़ेंगे तब उसमें आएगा, मांगे नाव के केवट आना, कवहीं तुम्हारा मरम न जाना। परिभाषा अगर इसका अब हम रोला की चर्चा करेंगे कि रोला में क्या है। ये 24 मात्राओं का छंद होता है। कितने, 24 मात्राओं का छंद होता है। इसमें 16 मात्रा होते हैं, इसमें 24 मात्रा होता है। जैसे जो चरण होते हैं ऐसे ऐसे लेंगे हम, 4 चरण जो होता है वो 24 मात्रा का होता है। इसमें बीच में आप कामा नहीं पाएंगे, मुख्य ये विशेषता होती है, ठीक है। रोला 24, कला यत 11 13, कहने का मतलब सोठा की तरह भी इसकी पंक्ति रहेगी और इसमें 24 मात्राएं रहेंगी। और लास्ट में जो 2 गुरु पाए जाते हैं वो चीज इसमें नहीं पाया जाएगा। ये चीज आप ध्यान देंगे। रोला में इसमें 24 मात्रा होता है और 11 13 जिस तरह सोठा में होता है ऐसे 11 13 रहता है। इसमें जो मुख्य चीज है इसमें यति नहीं होती है। और हर गीतिका जो कि 28 मात्राओं का छंद होता है, 28 मात्रा हर गीतिका में पाया जाता है, ठीक है।
हर गीतिका में 28 मात्रा पाया जाता है, आप विशेष ध्यान देंगे इसका। अगर और 14 और जो 16 और 12 पे यति देकर बनती है, इसमें क्या होता है 16 और 12 पे यति होता है। कहने का मतलब पहले चरण में 16 होगा, दूसरे चरण में 12 होगा। डिटेल यदि पढ़ना होगा कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, बस हम आपको एक रिव्यू दे रहे हैं इसमें कि हरिगीतिका यदि आपको नहीं याद है तो आप 4 बार हरिगीतिका शब्द लिख लीजिए। हरिगीतिका, ठीक, हरिगीतिका, हरिगीतिका, ऐसे आप 4 बार लिख लेंगे सीधा सीधा। आपको यदि मात्रा भूल जाता है तब, और 16 पे ये अति होता है, 16 और और वैसे किसी भी जो मात्रिक छंद होते हैं इतनी 28 मात्राओं का छंद होता ही नहीं है। देख लेंगे इसमें 24 मात्रा होंगी, इसमें 16 मात्रा होंगे। हरिगीतिका छंद ही होता है जो 28 मात्राओं का होता है, और वही गीतिका छंद जो होता है वो 26 मात्राओं का होता है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि 26 मात्रा रहेगा तो गीतिका छंद होता है। हरिगीतिका को आप 4 बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए 1 1 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 14, सरित्रिक 21, 7 चौक 28। इससे आपको रटना भी नहीं है कि हर गीत का कितनी मात्राओं का छंद है, 28 मात्राओं को। मतलब एक चरण आप लेके जाएंगे तो आपको 16 और 12 पे यति मिलेगी, लास्ट में इक्वल आपका 28 मात्रा आएगा। ये आपको मात्रा निकालने लेकिन आना चाहिए। आपका हर गीत का क्लियर हो गया, जो आपके सममात्रिक चौपाई क्लियर हो गया। अब हम चल रहे हैं आप में अर्ध सममात्रिक छंद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे छंद है जो आपको नहीं पढ़ना है, उस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मेन हम एलटी वालों के लिए ही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी में भी जो भी एग्जाम है टीजीटी वगैरह पोस्ट हो सकते हैं, संभावना है कि यदि पीजीटी पोस्ट हो गया तो टीजीटी भी संभावना उसकी बनती है। अब हम अर्ध सममात्रिक छंद की चर्चा करेंगे। अब अर्ध सममात्री में आपको बताए थे वर्वय पढ़ना है और सोरठा जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और दोहा, यही छंद आपको पढ़ने हैं इसमें। और उल्लाला आता है इसके अंतर्गत, वो नहीं पढ़ने हैं। वर्वय छंद इंपॉर्टेंट है। वर्वय छंद जो थे वो रहीमदास के द्वारा प्रारंभ किया गया भैरव रामायण लिखकर, और उसके तत्पश्चात जो वर्वय छंद है वो कितने पे यति होती है ये इंपॉर्टेंट होता है। 12 और 7 पे यति होती है। कितने पे होती है? 12 पे कॉमा फिर 7, 12 7 19। टोटल इसमें कितनी मात्राएं पाई जाती है? 19 मात्रा पाई जाती है। ये 19 मात्राओं का छंद है, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब ये होता है कि जो उसके चरण होते हैं उसकी मात्राएं समान नहीं होते हैं। 12 और 7 पे इस पे यति है, और जो सममात्रिक होते हैं उसके सारे चरण में समान मात्राएं होती हैं। जैसे 24 मात्रा इसमें रहेगा तो 24 ऊपर रहेगा, 24 नीचे रहेगा। और उसी तरह आप देखे होंगे कि 28 मात्रा सब में रहेगा। और इसमें क्या होता है 12 और 7 पे यदि, इसको अर्ध सममात्रिक कहते हैं। कहने का मतलब इसमें भी 4 चरण ऐसे रहेगा। और जो सममात्रिक होता है उसमें ऐसे 4 चरण नहीं होता है, एक एक चरण ऐसे 4 बार रहेगा। यही ध्यान देंगे आप थोड़ा सा। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 12 रहेगा, फिर यहाँ पे 7 रहेगा, फिर यहाँ 12 रहेगा, फिर यहाँ पे 7 रहेगा। तो ये अर्ध सममात्रिक छंद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आधा चीज मिलता है, आधा चीज अलग मिलता है। और सममात्रिक में क्या होता है पूरा समान रहेगा सब चीज। और फिर इसी प्रकार आपका सोरठा आप तो जानते हैं, ये भी लास्ट में क्या होता है, इसमें 24 मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है 11 और 13, 11 और 13। और दोहा में क्या होता है, इस सोरठा का उल्टा होता है, यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 13 के बाद यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर यहाँ 13 होगा, फिर यहाँ 11 होगा। मैं उदाहरण नहीं बता रही हूँ, आपको समझना है। कोशिश करिएगा कि यदि आपको मात्रा गणना करने आता है तो आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसमें से आप करिए, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे करिए। आप गिनिए कि क्या 11 आया, उसके बाद 13 आया, तो 11 और 13 आया तो मेरा सोरठा छंद है, फिर 13 और 11 आया तो मेरा दोहा छंद है, अब 12 और 7 आया तो मेरा वैरव छंद है। तो ये अर्धमात्रिक छंद यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब आपकी विषम मात्रिक छंद पे चर्चा करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए।
आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम विषम मात्रिक छंद पे चर्चा करेंगे। विषम मात्रिक छंद में आपको क्या है, कुंडलियां हैं, ठीक, उसके बाद छप्पे हैं। आप बस ये दोनों को जानिए, ठीक है। कुंडलियां क्या है, कुंडलियां जो है कि आपका बनेगा दोरो। दोरो मतलब दोरो, कुंडलियां क्या है, दोरो। ये सूत्र हमारा अपना पर्सनल है। दो से मैंने उसका स्टार्टिंग का 2 चरण दोहा रहेगा, लास्ट का 4 चरण रोला रहेगा। ये आपका कुंडलियां जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत होता है। आपको एक परिभाषा हम सुना रहे हैं। पिल्ला लेनी गोद में मोटर भई सवार, अली कली घूमन चले किए समाज सुधार, हवा यूरोप की लागी, शुद्ध विदेशी चाल ये अति अनुरागी। मियाँ मचावे शोर करे तो बोले लिल्ला, धूप पूत धाय के गोद में खिलावे बीबी पिल्ला। देखिए पिल्ला लीनी गोद में और लास्ट में भी खिलावे बीबी पिल्ला। जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। ये क्या कुंडलिया का मुख्य विशेषता है। और उसके बाद जो इसके दोहे के जो लास्ट वाली चरण होती है उस चरण से आपका रोला स्टार्ट होता है। जैसे मैं बीच वाला बता दे रही हूँ आपको। यहाँ पे क्या है कि किए समाज सुधार, पिल्ला लेनी गोद में मोटर भई सवार, अली भली घूमन चली किए समाज सुधार। यहाँ पे आपका दोहा समाप्त होता है। फिर आपका रोला का पंक्ति किए समाज सुधार, हवा यूरोप की लागी। अर्थात जहां दोहा का जो लाइन अंत हुआ उसी लाइन से ये रोला स्टार्ट हुआ और ये जिस शब्द से आरंभ होता है उस शब्द से इसका अंत होता है। ये आपकी कुंडलिया का सूत्र है दोरो। दोरो माने दोहा और रोला को मिलकर कुंडलिया बनता है, ठीक है। और छप्पे क्या है, छप्पे का भी आपको सूत्र में प्रोवाइड करा देती हूँ। जो एलटी वाले हैं उनको छप्पे ही पर, इसका है रो। सूत्र क्या है, रो। रो मतलब ये रोला और उल्लाला से बनता है। किससे बनता है, रोला और उल्लाला। अब कहेंगे हम उल्लाला तो पढ़े ही नहीं है, लेकिन आपको उल्लाला जानना पड़ेगा इसके लिए। तो रो मने उल्लाला। रो, अब उल्लाला क्या होता है, ये 20 मात्राओं का छंद होता है। किसका होता है, ये 20 मात्राओं का छंद होता है। रोला तो पता है 24 मात्राओं का छंद होता है। तो जो पहला चरण होता है वो रोला होता है, उसके बाद जो लास्ट का चरण होता है 2 चरण वो उल्लाला का होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं इसमें, 6 चरण होते हैं। ये ध्यान देंगे, इसमें भी 6 चरण होते हैं। इसीलिए इसका विषम मात्रिक मतलब 2 विषम छंदों को मिलाकर जो छंद बनते हैं उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। कहने का मतलब इसमें दोहा और रोला है तो इसमें रोला और उल्लाला 2 विषम मात्राओं छंदों को मिलाकर ये 6 चरण बने हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य जो 4 चरण आपका होता है रोला का, ये तो आपको पता है 4 चरण आपके रोला के होते हैं और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो लास्ट का 2 चरण होता है वो उल्लाला होता है। तो इसका मैं आपको उदाहरण दे के लिखा दे रही हूँ, कैसे आप पकड़ेंगे इसको। पहले आप देख लीजिए कि जो उल्लाला होता है उस वो क्या होता है, प्रथम और तृतीय में 15-15। कहने का मतलब ऐसे 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 जो चरण होते हैं, प्रथम ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, ये चतुर्थ होता है। तो इसमें बताया जा रहा है जो प्रथम होते हैं और तृतीय होते हैं इसमें 15-15, अर्थात यहाँ 15 रहेगा, यहाँ 15 रहेगा। और जो द्वितीय और चतुर्थ होते हैं वहां 13-13, ठीक है, यहाँ 13-13। तो ये 4 चरणों का है। तो टोटल इसमें कितना हो गया, 18। तो ये 18 इसमें 13, 13, 26, 27, 28।
तो ये 28 मात्रा है, ठीक है। उल्लाला में 28 है, बीच में क्या है, यति है। उल्लाला में क्या है, 28 से बीच में यति है, तो इसीलिए जो है कि ये विषम मात्रिक छंदों में आएगा। हरगीतिका में भी 28 होता है, कंफ्यूजन नहीं होंगे, लेकिन उसके जो चरण होते हैं उसमें यति की व्यवस्था नहीं होती है, तो ये कंफ्यूजन नहीं। उल्लाला और हरगीतिका तो सेम सेम हो गया। तो ये हो गया 13, 26, 27, 28, 28 मात्राओं का होता है छंद। तो अब हम पहले पढ़ेंगे अब आपका छप्पा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। छप्पा का सूत्र क्या है, रो। पहले हम 4 चरण जो कि रोला का लिखेंगे। रोला का क्या होगा, नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान, हरित पट पर सुंदर, हरित पट पर सुंदर है, ठीक है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर, मेखला रत्नाकर, रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रवाह, प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल, मंडन है। नदी विविध विहंग, विविध विहंग, शेष फन रत्नाकर है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस भेष की, बलिहारी इस वेश की, सॉरी। हे मातृभूमि तू सत्य है, तू सत्य है। सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये किसकी पंक्ति है, ये किसकी पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। सगुण मूर्ति सर्वेश की बात वही करते हैं। अब देखिए इस पे मात्रा लगाइए। पहले आपको रोला लेना, 2 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 11 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 11 13 आपके 24 मात्रा हो गए। इसी प्रकार आपके यहाँ तक जो 4 चरण है इसमें 24 24 24। अब आगे के जो चरण देखेंगे उसमें आपको 28 मात्रा मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 मात्रा आ गया ना, उल्लाला में बताए थे 15 15। फिर 1 2 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 आ गए ना। इसी प्रकार जब भी आप उल्लाला रो याद कर लेंगे आपको 24 मात्रा आ गया, फिर 28 मात्रा आ गया, आंख बंद करके आप छप्पे छंद मार देंगे, गलती हो ही नहीं सकती है। अगर हर गीतिका आएगा वो अलग से आएगा, ठीक है, और ये जो है का ये अलग से आएगा हर गीतिका, जो कि वो 4 चरण आएगा ऐसे से, और उसमें कॉमा वगैरह नहीं रहेगा। और यदि अगर दोनों मिला के आता है ऐसे तो छप्पे छंद। और कुंडलिया तो आपको पढ़ना नहीं है, वो टीजीटी वगैरह पढ़ना है, एलटी वालों के लिए नहीं सिलेबस में है। तो कुंडलिया में यदि कुंडलिया आता है तो जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से उसका अंत होता है,
उसमें कुंडलियों में आपको बताए थे ना, दोरो था सूत्र, इसमें रो सूत्र है। आपका मातृ छंद यही समाप्त होता है। अब हम वर्डिक छंद पे चर्चा करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा से मैंने मिटा दिया है, थोड़ा नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। अब आपका जो या माता राजभान सलगा सूत्र है, उस सूत्र पे आप जाएंगे। उसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या माता राजभान सलगा। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब हम वर्डिक छंद की चर्चा करेंगे। मात्रा पे और राइटिंग पे नहीं जाएंगे, थोड़ा से हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं आपको। तो वर्डिक छंद में हम सर्वप्रथम आपको वंशस्थ छंद की चर्चा करते हैं। वंशस्थ की नहीं करेंगे, एक क्रम से चलेंगे ताकि आपको यदि मात्रा भी आए तो। सर्वप्रथम हम आपको उपेंद्र वज्रा पढ़ाएंगे। उपेंद्र वज्रा बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको पूरा वीडियो देख के स्किप मत किया करिए, क्योंकि आपको लगता होगा साधारण वीडियो है, लेकिन मैं बहुत डीप अध्ययन करके। उपेंद्र वज्रा, ठीक है। उपेंद्र वज्रा में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 11 मात्रा होते हैं। इसमें ध्यान देंगे, प्रत्येक चरण में 11 मात्रा होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 मात्रा होते हैं, ठीक है। इसमें जगड़ तगड़ जगड़, ये देखिए आपको याद नहीं करना, जगड़ तगड़ जगड़ पाया जाता है, ठीक है। और लास्ट में 2 गुरु, अंत में 2 गुरु, वर्ण। तो ये आपका क्या होता है, उपेंद्र वज्रा। तो इसका आप सिंपल, इसको आपको इतना रटना ही नहीं। जगड़ तगड़ जगड़, जगड़ मतलब जबान, तगड़ मतलब ताराज, फिर आपका जबान, मतलब जो भी रहेगा 11 वर्ड का। देखिए 3 3 6 3 त्रिका 9 और 2 गुरु वर्ड, 11 वर्ड हो गए। सूत्र से क्लियर हो जाएगा, जो भी रहेगा उसमें 11 वर्ड पाए जाएंगे। यहाँ मात्रा नहीं गणना करना, यह आप विशेष, आप वर्डिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, मात्राओं की गणना नहीं की जाती है। जैसे इसका सूत्र है जत जगो इंदर, जत जगो इंदर, सॉरी, जत जगो उपेंद्र, जत जगो, देखिए जत जगो उपेंद्र, ये सूत्र है। आप इसको रट लेंगे, जत जगो उपेंद्र, ठीक है। इंग्लिश में JTG, अगर कंफ्यूजन होता रहा इंग्लिश में JTG, जत जगो उपेंद्र। कहने का मतलब, अब इसका हम आपको बता रहे वर्डिक छंद कैसे पकड़ा जाता है। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, ठीक है। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, मतलब आपका सूत्र क्या है, पहले जबान आना चाहिए। देखो कैसे आएगा आपका, बड़ा की, इस पे की नहीं होगा, की होगा। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, ठीक है। अब बड़ा कि छोटा, देखिए 1 2 3, 3 वर्डों को आप ऐसे समूह बनाइए, 1 2 3, 3 वर्डों का समूह बनाइए, 1 2 3, 3 वर्डों का समूह बनाइए, ठीक है। अब 2 गुरु, देखिए लास्ट में 2 वर्ड बच गए, तो इस पे भी गुरु, इस पे भी गुरु वर्ड। अब देखिए कैसे आपका ये जबान बन रहा है, 1 2 1, देखिए जबान में यही होता है ना, जबान, 1 2 1, ये जबान। फिर क्या है, तराज, ताराज, 3 वर्ड को, ये देखिए 3 3 वर्ड लिए गए हैं, ये एक ही वर्ड में नहीं कि ये देखिए
दो दो एक, ये ताराज बन गया। फिर उसके बाद फिर आपका क्या है, जभान, फिर जभान, 3 वर्ड को लीजिए, 1 2 1। देखिए फिर ये आपका जभान बन गया, लास्ट में 2 गुरु वर्ड आपके मिल गए। याद हो गया सूत्र। इसी प्रकार दूसरी लाइन यहाँ पे पूर्ण विराम करके या कॉमा करके जाएंगे, ऐसे ही आएगा आपका जभान तराज जभान, लास्ट में 2 गुरु। एक ही लाइन से आपको पकड़ लेंगे कि हमारे उपेंद्र वज्रा है ये। फिर देखिए 3 वर्ड हम लेते हैं, 1 सर्कल 2 सर्कल, पहले 3 वर्ड का आप गढ़ बनाएंगे, जब भी आएगा आपका वर्ड छंद, फिर लास्ट में 2। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 1 जभान बन गया, क्योंकि यहाँ पे आधा शब्द है, आधा शब्द को पूरा शब्द गुरु होता है। फिर ये आपका ता रा ज बन गया यहाँ तक, फिर पर 1 2 1 जभान बन गया, ताराज बन गया, अब 2 गुरु वर्ड। क्लियर हो गया ना। जत जगो उपेंद्र, सूत्र याद हो गया तो भी याद हो गया, 3 3 6 3 त्रिकन्ना 9 10 11। उपेंद्र वर्जा में कितने वर्ड होते हैं, 11 वर्ड होते हैं। और सूत्र क्या आएगा, जभान तराज जभान और 2 गुरु वर्ड। अब आपके इंद्र वज्रा पे हम चलते हैं, उपेंद्र वज्रा खत्म हो गया। ये भी आपका 11 वर्णों का छंद होता है, इंद्र वज्रा भी, बस सूत्र थोड़ा सा अलग हो जाएगा। समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाइक भी करिएगा चैनल को। इंद्र वज्रा का सूत्र क्या है, तत् जगो इंदर, तत् जगो इंदर। अब बस मैं सूत्र पे ही फोकस करूंगी कि अब इसमें भी देखिए 3 3 6 3 त्रिका 9 2, गौ मतलब हमेशा गुरु वर्ड, गौ मेरे जो सूत्र में आएगा उसका मतलब गुरु और गुरु होता है। अगर गौ शब्द आ गया तो गौ मतलब 2 गुरु की बात हो रही है। तो तत् जगो इंदर, अब हमको ऐसा करना है, ताराज फिर ताराज फिर जभान फिर लास्ट में 2 गुरु, ऐसे हमको कोई सेंटेंस लाने हैं यहाँ पे। तो हम इस सेंटेंस ला रहे हैं इसका, भागीरथी रूप अनूप पकड़ी, भागीरथी रूप अनूप अनूप पकड़ी, भागीरथी रूप अनूप पकारी, पकारी होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए 2 2 1 3 वर्डों का समूह, फिर 2 2 1 3 वर्डों का समूह, फिर 1 2 1 3 वर्डों का समूह, 3 3 6 3 त्रिका 9। अच्छा, अनूप शब्द में ही ये लगा कारी, ठीक है, अनूपकारी। फिर 2 2 देख लिए, 3 3 6 3 त्रिका 9 10 11 11 वर्ड भी हमको मिल गए, और हमारे सूत्र भी ताराज ताराज और जभान आ भी गए, लास्ट में 2 गुरु वर्ड आ गए। तत् जगो इंदर आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि आप 1-2 बार हमारे छंद पढ़े हुए होंगे, यदि क्लियरिटी नहीं होगी तो हमारे वीडियो से 100% मैं गारंटी लेती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 आपके वर्डिक छंद खत्म हो गए। अब हम वंशज छंद चर्चा करेंगे। बस आप सूत्र याद करते जाएंगे, आपको फटाफट याद होता जाएगा। सूत्र ही इसका मेन होता है, सूत्र से आप सारा काम कर लेंगे। वंशस्थ, ठीक है, ये क्या होता है, इस 12 वर्डों का छंद होता है। क्या है, 12 वर्ड। उपेंद्र वज्जा इंद्र वज्जा 11 वर्ड का है, वंशस्थ 12 वर्ड का है। जत जर वंशस्थ, बस याद कर लो, जत जर वंशस्थ। बस इसमें देखिए गौ शब्द नहीं है तो इसमें मतलब गुरु वर्ड नहीं आएगा। आपका जभान आ जाएगा, ताराज आ जाएगा, ताराज, फिर जभान, जत जर र से राजभा। अब देखिए 12 वर्ड, 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12, मतलब कोई ऐसे वाक्य होंगे या ऐसे होंगे जिसमें 12 वर्ड पाया जाएगा। तो इसका हम लेते हैं स्वर्ग, स्वर्ग बोला तब, सॉरी, सवर्ग बोला, बोला तब कर्ण भूप से, तब कर्ण भूप से। ठीक,
अब देखिए 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12। ठीक, यहाँ 12 वर्ड आपको मिल भी गए। अब हमको सूत्र बैठाना, जबान, जबान, ठीक, जबान सवर्ग, ठीक है। ये उड़नतुआ रहा है तो इस पे प्रेशर दे रहा रहा, तो 1 2 1। फिर क्या है आपका ताराज, 2 2 1 बोला। फिर उसके बाद क्या है जबान, 1 2 1। उड़नतुआ रा के जो पूर्ववर्ती वर्ड होते हैं, ये मैंने भूल गया लिखाने को, उस पे गुरु वर्ड होते हैं। जब भी उड़नतुआ रा होता है उसके जो पूर्ववर्ती वर्ड होते हैं उस पे गुरु होते हैं। फिर 2 1 2, ठीक है। राजभा मिल गया ना आपके। ये जो सूत्र ऊपर लिखवा रहे हैं वही मात्रा आपका नीचे काम कर रहा है, इस पे ध्यान देंगे। इसलिए मैं 3 चीजों को एक साथ लेके, बज्जत जर वंशस्थ पढ़ लिया, आपको याद हो गया, क्लियर भी हो गया। फिर क्या है वंशस्थ के बाद क्या है वसंत तिलका, आप इसको नोट करते जाएंगे। वसंत तिलका छंद, वसंत तिलका छंद भी क्या होता है वो, ये 14 वर्णों का छंद है। कितने वर्णों का छंद है, 14 वर्णों का छंद है। तो 112 तबझो तिलका, इसका सूत्र क्या है, 112 तबझो जो तबझो तिलका। कहने का मतलब 112 मतलब एक बार तगड़ आएगा, एक बार भगड़ आएगा, 2 बार जगड़ आएगा, और औ की मात्रा मतलब 2 बार गुरु आएगा। तो वो कौन सा छंद हो गया, 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 और 12 और 2 गुरु 14। 14 वर्ड आपको मिल जाएंगे। तो आपको सूत्र क्या लाना है, तराज, ठीक, फिर भानस, भानस, फिर जबान, और जबान आपका 2 बार आएगा, क्योंकि ये देखिए 112 तबझो तिलका, 12 मतलब 2 बार आएगा। फिर 2 गुरु वर्ड आएंगे। अब हमको ऐसा वाक्य लाना है कि 2 बार जबान आए और 1 बार गुरु वर्ड आए। कुंजे वही, थल वही, वौना वही, कुंजे वही, थल वही, यमुना वही है। देखिए 3 वर्डों का पहले समूह बना लीजिए। आप हमेशा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्डिक छंद की यही मुख्य विशेषता होती है। फिर देखिए 2 गुरु, अब आपको ये सूत्र बताना है, ये बिंदी है तो 2 गुरु गुरु लघु, देखिए गुरु गुरु लघु, फिर भानस, गुरु लघु लघु भानस हो गया। फिर जबान लघु गुरु लघु भानस हो गया। फिर जबान लघु गुरु लघु, फिर 2 गुरु। क्लियर हो गया आपके, ये 14 वर्ड भी हो गए आपके और सूत्र भी बैठ गए। यहाँ मात्राओं से गणना नहीं होती, यहाँ वर्डों की गणना होती, वर्डिक छंद। आपको फिर इसी प्रकार जो मुख्य छंद हो गए खत्म हो गए। अब कवित्त और सवैया छंद है, तो मैं कवित्त और सवैया छंद की भी चर्चा कर देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। देखिए जो सवैया छंद है वो बहुत बड़ा छंद होता है। सवैया जो है उसके अंतर्गत बहुत से छंद आते हैं, ठीक है। जो सवैया छंद होता है वो 22 से 26 वर्ड लेके चलते हैं। कितने, 22 से 26 वर्ड। इसमें बहुत से छंद आते हैं, मदगयंद, मदिरा, दुर्मिल, मतगयंद, ठीक है, दुर्मिल, और उसके बाद सुंदरी,
उसके अलावा भी बहुत से छंद है इसमें, ऐसा नहीं है, थोड़ा से बड़ा छंद होता है लेकिन ये भी पढ़ने में आ जाता है। देखिए इसमें हमने 3 छंद की मध्य ज्ञान, दुर्मिल, सुंदरी। उसके अलावा आपकी है मदिरा, सुखमुखी, मुक्तहारा, अरविंद, वाम, मामली, महाभुजंग, प्रात। तो ये सब पूछा नहीं जाता है। मध्य ज्ञान, दुर्मिल और सुंदरी इतने में ही पूछा जाता है। तो मध्य ज्ञान का सात भगड़ अंते 2 गुरु। इसका सूत्र है 7 भगड़ अंते 2 गुरु। बस इतना याद कर लीजिए। कहने के बाद 7 बार भगड़ भगड़, भानस 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 भानस, अंत में 2 गुरु। ठीक है। और दुर्मिल में क्या होता है? 8 सगड़ की सुंदरी, जो 8 सगड़ की सुंदरी। ठीक है। इसमें 8 सगड़, इसमें क्या होता है? 8 सगड़ दुर्मिल बना, 8 सगड़ दुर्मिल बना। 8 बार सगड़ सगड़ आएगा। ठीक है। सगड़ मतलब सलगा 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 सलगा, से 8 बार आएगा दुर्मिल। और 8 सगड़ की सुंदरी अंते 1 गुरु। 8 सगड़ की सुंदरी मतलब सुंदरी जो सवैया रहेगा, सुंदरी अंते 1 गुरु, अंते 1 गुरु। कहने का मतलब इसमें 25 वर्ड होगा। देखिए 3 3 6 3 3 9 3 12 3 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। 8 बार सगड़ सगड़ होगा तो 24 हो गया। अंत में जब 1 गुरु रहेगा तो इसमें 25 वर्ण होगा और इसमें सिर्फ आपके 24 वर्ण होंगे। और इसमें 7 बगड़ 3 सते 21 22 23 वर्ण होंगे। तो ये आपका सवैया का जो मुख्य था वो खत्म हो गया। अब कवित की चर्चा करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब कवित की चर्चा कर लेते हैं। कवित में हम मनहरण कवित की चर्चा करेंगे। मनहरण कवित जो पूछा जाता है, ठीक है, ये 31 वर्णों का छंद होता है। मात्र कितने वर्णों का छंद होता है? 31 वर्णों का छंद होता है। ये कितने वर्ण का छंद होता है? 31 वर्ण का छंद होता है। इसका कोई सूत्र नहीं है। सीता जी के मुख सुख उपमा की सुषमा को, तो सूत्र बता देते हैं। सीता जी की मुख सुख उपमा की सुषमा को, उपमा की सुषमा को। ठीक है। 2 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। फिर अगले लाइन क्या है? कोमल ना कमल ना उपमा, कोमल ना कमल न अमल रयनपति। देखिए 31 वर्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक वर्ड कहाँ से बढ़ रहा है? ये 31 वर्ड पाए जाते, इतना जानते रहिए। इसमें 31 या 32 वर्ड पाए जाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर करके बताऊंगी, क्योंकि मे बी 32 वर्ड इसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एग्जाम्पल तो पूरा मैंने दिया है, मे बी 32 भी वर्ड हो सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो वहीं पे आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। निरंतर मैं ऐसे वीडियो आपको उपलब्ध कराती रहूँगी। और
साहित्य पर भी वीडियो बना के उपलब्ध कराऊंगी। और मुझे लगता है व्याकरण में जो चीज़ बेस्ट से बेस्ट, जिसमें कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं पढ़ा रही हूँ तो प्रश्न उससे आना निश्चित है, मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ जिससे प्रश्न आपको आए और आपको क्लियर रहे, कन्फ्यूजन ना रहे कि नहीं मैंने इसको पढ़ा इस वीडियो से लेकिन मुझे कोई क्लैरिटी नहीं आई। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।